नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः एवं पूर्णतः समाप्त किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने। 1813 व 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 व 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 व 1909 का चार्टर अधिनियम, और लास्ट ऑप्शन है 1861 व 1852 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, आई थिंक आपने उत्तर भी सोच लिया होगा। अब आप ध्यान से देखना, एक तो क्वेश्चन में पूछा गया है अंशतः और एक क्वेश्चन में पूछा गया पूर्णतः। यानी एक तो है कि व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया इस इंडिया कंपनी का, और एक यहाँ पे पूछा गया कि पूर्णतः यहाँ पे समाप्त किया गया। तो दो अधिनियम है, एक में आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, एक में पूर्ण रूप से। तो यहाँ से देखो मैं आपको बता दूं, 1813 के अधिनियम में कंपनी का व्यापारिक अधिकार है वो आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। आंशिक रूप, जैसा कि मैंने बताया 1813 में आंशिक रूप से समाप्त किया गया, और 1833 में पूर्ण रूप से यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। यानी 1833 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से कहा कि कंपनी केवल अब शासन करेगी, व्यापार यहाँ पे नहीं करेगी। तो याद रखें, एक नंबर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में लागू होने वाला पहला अधिनियम। तो भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में लागू होने वाला पहला अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर ईआईसी पर ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया पहला कानून था, जो भारतीय संवैधानिक इतिहास में लागू होने वाला पहला अधिनियम माना जाता है। तो याद रखें, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ जो भारत में हुआ था वो किस अधिनियम से माना जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने। 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1853 और 1852 का अधिनियम। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का जो प्रारंभ हुआ था वो 1852 के अधिनियम से हुआ था। किस अधिनियम से हुआ था? 1852 का जो चार्टर अधिनियम था, जिसमें भारत में कंपनी द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किया गया। जबकि अगला प्रश्न ऐसा आता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का जो प्रारंभ माना जाता है, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रारंभ जो माना जाता है 1909 के अधिनियम से हुआ था, जहाँ पे सबसे पहले मुस्लिमों के लिए चुनाव क्षेत्रों का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? देखो, जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय भारत को दो डोमिनियन स्टेट में बांटा गया। दो डोमिनियन स्टेट में भारत का विभाजन किया गया, भारत और पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा थी, सीमा रेखा थी, जो बाउंड्री लाइन थी, उस बाउंड्री लाइन को निर्धारित करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, उसका नाम था सीमा आयोग। और इसी सीमा आयोग की जो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे, उसका नाम था सर स्लिक रेडक्लिफ। अंग्रेजी वकील थे, ब्रिटिश वकील थे सर स्लिक रेडक्लिफ, जिन्होंने सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी। और इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के मध्य लगने वाली अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, उसको रेडक्लिफ सीमा के नाम से या रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण 1947 में हुआ था, और मानचित्र पर वो 1948 से प्रदर्शित की गई थी। मानचित्र पर 1948 से दर्शाई गई थी, प्रदर्शित की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त और 24 जनवरी। तो आपको याद रखना है 26 नवंबर, प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था, जबकि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर के दिन संविधान बनकर तैयार होने के कारण 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ये भी आप याद रखें बात। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? बर्मा जिसे वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, इसको किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? 1909 का अधिनियम, 1919 का, 1935 और 1947 का अधिनियम। तो देखो, बर्मा को भारत से अलग किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1935 के भारत शासन के अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इसके अलावा एक प्रांत था अदर, जो मध्य प्रांत में पड़ता था, वर्तमान में जिसे मध्य प्रदेश बोलते हैं, उसे उस जमाने में मध्य प्रांत के नाम से जानते थे। अदर अंग्रेजों ने अपने पास रखा था और बर्मा को भारत से यहाँ से अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी एक विशेषता 1773 के अधिनियम की नहीं है? इनकी जो चार ऑप्शन, चार विशेषताएं आपको दी गई, उनमें से आपको बताना है कि इनमें से एक विशेषता 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में नहीं है। तो रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताओं के बारे में बात करें तो ऑप्शन आपके सामने, पहला बंगाल में गवर्नर जनरल का पद शुरू किया गया। दूसरा है निदेशक मंडल का गठन किया गया। तीसरा, बंबई में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। या 4 नंबर ऑप्शन में गवर्नर जनरल के लिए कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। तो एक उत्तर आपको बताना है। तो देखो, 1773 के अधिनियम के तहत बंगाल में गवर्नर जनरल का पद शुरू किया गया था, सही है। निदेशक मंडल का गठन किया गया था, ये भी सही है। गवर्नर जनरल के लिए कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी, जिसमें 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। लेकिन बंबई में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नहीं करके, ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वो कलकत्ता में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में। तो देखो, प्रश्न पूछा है कि विशेषता नहीं है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है और नहीं। यहाँ पे अर्थ का अर्थ होता है तो नहीं है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो यहाँ पे की गई थी, लेकिन वो बंबई में नहीं करके कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर, इसका आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा ईसाई धर्मगुरुओं को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की छूट दी गई? यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने, उनमें से किस अधिनियम में यह प्रावधान था कि अब ईसाई धर्मगुरु या ईसाई मिशनरियां जो है वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सकती हैं? तो यह छूट दी गई थी 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। 1813 में जो चार्टर अधिनियम आया था, उसके तहत ब्रिटिश सरकार ने ईसाई धर्मगुरुओं को या ईसाई मिशनरियों को यह छूट दी गई थी कि इसके बाद आप भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। कौन से धर्म का प्रचार कर सकते हैं? ईसाई धर्म का प्रचार। और इसी अधिनियम के बाद, यानी 1813 के बाद से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार है वो शुरू हुआ था। ये भी आप याद रखें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की मुख्य विशेषता सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी? यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई, या किस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी कि जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई? ऑप्शन आपके सामने है, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत है वो 1909 के अधिनियम के तहत की गई थी। किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1909 का आप अधिनियम बोलो, भारत परिषद अधिनियम 1909 बोलो, या आप मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 बोलो। इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, और सबसे पहले ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत हुई वो हुई थी मुस्लिमों के लिए। किनके लिए हुई थी? मुस्लिमों के लिए। बात क्या आती है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है? यानी कि ऐसे चुनाव क्षेत्रों का गठन किया गया जहां से केवल मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते थे और मुस्लिम लोग है वो ही वोट दे सकते थे। यानी वोट देने का अधिकार भी एक समुदाय विशेष को, यानी मुस्लिमों को दिया गया, और चुनाव लड़ने का अधिकार भी केवल मुस्लिमों को दिया गया। यानी किसी समुदाय विशेष के लिए अलग से चुनाव क्षेत्रों का गठन कर वहां पर वोट देने का अधिकार उसी समुदाय के लोगों को देना, और चुनाव में उम्मीदवार भी उसी समुदाय के हों। ये जो होती है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होती है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1909 में हुई थी। सबसे पहले मुस्लिमों के लिए हुई थी, इसका भी आप ध्यान रखें।
जबकि मैं आपको बता देता हूँ 1919 के अधिनियम के तहत इसी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था। क्या किया गया था? विस्तार। यानी यहाँ से यह मुस्लिमों के अलावा सिख, ईसाई, यहाँ पे यह सिख, ईसाई व एंग्लो इंडियंस के लिए भी बनाई गई थी। एंग्लो इंडियंस के लिए भी इसका विस्तार यहाँ पे किया गया था। तो शुरुआत हुई थी 1909 के अधिनियम में, विस्तार इसका जो हुआ था वो 1919 के अधिनियम में हुआ था। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। निम्न में से कौन सा कथन 1919 के अधिनियम के बारे में असत्य है? ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूछ क्या रहा है? असत्य। असत्य का मतलब है कि कौन सा कथन है वो गलत है, कौन सा कथन है वो गलत है। कथन 4 आपके सामने है। लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान, लोक लेखा समिति की स्थापना का प्रावधान, लंदन में हाई कमिश्नर की नियुक्ति और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। यानी इन 4 विशेषताओं में से एक ऐसी विशेषता है जो 1919 के अधिनियम की नहीं है। तो देखो मैं आपको बता दूं, केंद्र में जो द्वैत शासन की स्थापना हुई थी वो 1935 के अधिनियम के तहत हुई थी। किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1935 के अधिनियम के तहत। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लगा था। कहाँ पे द्वैत शासन लगा था? प्रांतों में द्वैत शासन। प्रांतों में द्वैत शासन की जो स्थापना हुई थी वो 1919 के अधिनियम के तहत हुई थी, जबकि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना वो 1935 के अधिनियम के तहत हुई थी। तो उत्तर होगा इसका 4 नंबर। हालांकि मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था, और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना हुई थी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1926 में हुई थी, और यह दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। यूपीएससी की स्थापना 1926 में दिल्ली में हुई थी, जबकि स्थापना का प्रावधान है वो 1919 के अधिनियम में था। इसके अलावा लोकलेखा समिति की स्थापना का प्रावधान, लोकलेखा समिति की स्थापना 1923 में हुई थी, जिसे बोलते हैं पीएसी, पब्लिक अकाउंटेंसी कमेटी। लोकलेखा समिति जो संसद की सबसे बड़ी समिति, महत्वपूर्ण समिति होती है। भारत का कैग जो होता है, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कैग जो है वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपता है पीएससी को, अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपता है किसको? पीएससी को, पब्लिक अकाउंटेंसी कमेटी या लोकलेखा समिति को, जिसकी स्थापना का प्रावधान 1919 के अधिनियम में था और स्थापना वो 1923 में हुई थी। अगला, लंदन में हाई कमिश्नर की नियुक्ति। तो लंदन में हाई कमिश्नर की नियुक्ति भी 1919 में हुई थी। देखो, प्रत्येक देश के दूसरे देश में राजकीय दूतावास होते हैं, वहां पे बैठने वाले जो अधिकारी होते हैं उन्हें राजदूत कहते हैं। क्या कहते हैं? राजदूत। लेकिन जो कॉमनवेल्थ देश हैं, कौन से देश हैं? राष्ट्रमंडल देश, राष्ट्रमंडल देश। राष्ट्रमंडल देश वे देश हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे या ब्रिटेन के उपनिवेश थे। इनका एक संगठन है, इनकी संख्या जो है वो है वर्तमान में 54, और इसका जो हेड ऑफिस है वो है लंदन। हेड ऑफिस कहाँ पर है? लंदन। तो इन राष्ट्रमंडल देशों में जो राजदूत बैठते हैं उनको हाई कमिश्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाई कमिश्नर। और हाई कमिश्नर की नियुक्ति का जो प्रावधान आया था वो 1919 के अधिनियम में आया था।